नमस्कार दोस्तों, मैं राजू प्रजापति। स्वागत है आपका हिस्ट्री क्रिएटर में। हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे मध्य पाषाण काल। चलिए आज चालू करते हैं नव पाषाण काल को। नव पाषाण काल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नियोलिथिक एज। नियो एक यूनानी वर्ड है जिसका मतलब होता है नया, यानी कि ये नया, और लिथिक मतलब पाषाण, नया पाषाण का काल। ठीक है, नियोलिथिक एज हो गया, नव पाषाण काल। ये टाइम पीरियड कितना है तो 8000 से 6000 वर्ष पहले। ठीक है, तो 8000 से 6000 वर्ष पहले कौन सा काल? नव पाषाण काल का। इस शब्द का मतलब नव पाषाण काल शब्द के जनक कौन है? तो सर जॉन लुबाक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर जॉन लुबाक किस वर्ड के जनक हैं? तो नव पाषाण काल के। किसने बताया था ये? तो एक शोध में बताए थे, एक शोध था उनका प्री हिस्टोरिक टाइम, उसी में इस नाम का नव पाषाण काल के नाम का जिक्र किए थे। नव पाषाण काल क्रांति मतलब कि इसमें विविध रूप से इसके बारे में जानकारी देने का जो काम किए हैं वो किए हैं गार्डन चाइल्ड। अरे बात समझे, जो नव पाषाण काल के क्रांति का मतलब कि इसके बारे में कहाँ इसके साक्ष्य मिले हैं, क्या इसकी विशेषताएं थी, इसके बारे में जानकारी गार्डन चाइल्ड ने दिया है। उत्तर भारत में ली मानसियर ने क्या किया था कि जो मिर्ज़ापुर में टोंस नदी है 1960 में इन्होंने इस पर काम किया था। किस पर काम किया था? तो ये नव पाषाण काल के जितने भी उपकरण हैं या उसकी जो कार्यशैली है, जो भी उसका कार्य था, इसके बारे में जानकारी उत्तर भारत में ली मानसियर ने दिया था। और खोज कहाँ किए थे ये? तो टोंस नदी है, टोंस नदी मिर्ज़ापुर में बहती है, वहीं पे 1860 में किए थे। दक्षिण भारत में नेवेलियर फ्रेंजर ने किया था। हुआ था क्या क्या मतलब कि इस नव पाषाण काल में क्या विशेषताएं रही होंगी? तो इस समय देखिए, मध्य पाषाण काल में तो हम लोग समझ गए थे कि पशुपालन का शुरुआत हो गया था। तो जो व्यक्ति थे, जो उस समय के मानव थे, तो वो पशुपालन करना शुरू कर दिए थे, लेकिन उनका जीवन केवल शिकार तक ही सीमित था। शिकार को ही शिकार करते थे, उसको खाद्य संग्रह में खाने के लिए रख देते थे, मतलब टोटली डिपेंड ऑन हंटिंग। वो केवल शिकार पर ही निर्भर थे। लेकिन यहाँ पर देखिए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये बात यहाँ पर आ गई कि ये कृषि का विज्ञान। क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट में आ सकता है, स्टेटमेंट में लिख सकता है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत किया गया था और जो कृषि का ज्ञान है वो नव पाषाण काल में आया था। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ कृषि का विज्ञान हो गया, पशुपालन भी हो गया। तो जब कृषि का ज्ञान हो गया तो अब मनुष्य को नदी के किनारे भी रहना, यानी कि जल की भी आवश्यकता पड़ेगी, और उस कृषि को देख रेख करने के लिए अब रहने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि ये लोग अब अस्थायी आवास की तरफ बढ़ने लगे थे। तो अस्थायी आवास यानी घर बनाने लगे। घर कैसे बनाते थे? तो ये कुछ आयताकार बनाते थे घर को, तो कुछ गोलाकार में बनाते थे, तो कुछ त्रिभुजाकार में बनाते थे। घर किससे बनाते थे? तो कच्ची मतलब कि कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे, कच्ची जो मड हाउस कहते हैं ना, तो वैसे घर बनाते थे कि मोटी सी दीवार बनाते थे कि जो टेम्परेचर है इसके अंदर का टेम्परेचर ना जा सके, कोई जानवर भी ना आ सके उसमें। वो लोग इसमें जो घर बनाते थे तो वो पतलो होता है, पतलों को मतलब कि जो कंडी होता है उसको काट के लाते थे और उसको ऊपर से छप्पर, ऊपर के ऐसे छप्पर टाइप में बनाते थे, और दीवार को इस तरह दीवार की तरह ऐसा खड़ा कर देते थे बांस के सहारे,
और इस दीवार को वो लोग मिट्टी का लेप लगा के लीप देते थे कि मतलब कि इसका टेम्परेचर इधर से उधर ना होके फिर सेफ्टी भी रहे और जानवर पशु हमला ना कर सकें। तो चलिए यहाँ पर कच्ची अस्थायी रूप से रहने लगे थे। ये बात समझ में आ गई होगी कि कच्ची मिट्टी का जो घर बनाए हैं ये आवास में रहना जो चालू करती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये अब इसके आगे चलते हैं मृदभांड। अब मृदभांड में भी और एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी इन लोग की। अब ये लोग देखिए पहले ये हाथ से बनाते थे मृदभांड को, जो घड़ा था तो उसको हाथ से बनाते थे। अब ये लोग क्या करेंगे कि चाक का निर्माण करेंगे। देखिए यहाँ से अब कितना अच्छा रेवोल्यूशन चालू हो जाएगा कि अब ये जो मिट्टी से हाथ से बनाते थे घड़ा को, अब ये चाक से बनाएंगे तो और अच्छा और सुंदर भी मृदभांड बनने चालू हो जाएंगे। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि कहीं लाल मृदभांड बनेंगे, कहीं काला मृदभांड है, तो कोई गहरी मतलब कि जो लाल और हल्का लाल होता है तो गेरुआ रंग बोलते हैं, तो गहरी मृदभांड भी बनेंगे, काला भी मृदभांड बनेंगे। मतलब कि तमाम तरह से मृदभांड अब चालू हो जाएंगे। उसमें कुछ पालिशदार भी होंगे, कुछ डिजाइन भी होंगे। तो अब ये चाक के निर्माण की वजह से, चाक से मृदभांड बनने की वजह से अब यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मृदभांड बनना चालू हो जाएंगे। देखिए आगे पालिशदार चमकदार मृदभांड का बनना, मतलब कि अब ये लोग पालिश भी करने लगे थे। जो चाक को बनता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, जो कि हाथ से बने तो उससे ज़्यादा अच्छा होता है। हड्डियों के उपकरण और भी एडवांस तरीके से हड्डियों को उपकरण उसको काटने के लिए, जैसे कि हंसिया, दतिया, ये सब अब खुरपी, ये सब अब धीरे धीरे निर्माण यहाँ से चालू हो जाएगा। लेकिन वो हड्डियों के बनेंगे। अभी इसके जस्ट हड्डियों के बाद अब तांबा का आएगा, तांबा के बाद फिर लोहे का आता है, ठीक है। और ये वाले हमेशा पढ़े होंगे बचपन में आप लोग कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था, तो नियोलिथिक एज में हुआ था, पढ़े होंगे। ये आप लोग को ध्यान होगा, क्लास 6 के एनसीईआरटी में है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है, तो नियोलिथिक एज में हुआ है। और एक ये भी इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान के जलीलपुर में, जो पाकिस्तान है उसमें जलीलपुर में ये मछली पकड़ने का जो जाल है, जो जाल रहता है ना, तो उधर से जाल पकड़ लिए, इधर से जाल पकड़ लिए, और नदी का धारा इसमें आ रही है और जो भी मछलियाँ रहेंगी वो मिल जाती हैं। तो ये जाल जो मिला है ये पाकिस्तान में जलीलपुर के क्षेत्र में मिला है, ठीक है। ये किस काल को दर्शाएगा ये जाल, तो जाल ये नवपाषाण काल को दर्शाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। हम इंडिया में देखेंगे कि इसका नवपाषाण काल के जो औजार मिले हैं कहाँ मतलब कि नवपाषाण का उद्भव हुआ था। तो सबसे पहले आ जाइए पाकिस्तान का ही देख लेते हैं। पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में एक जगह पड़ता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में 7,000 वर्ष पहले, 8,000 से 6,000 है, तो इसके बीच में आएगा 7,000 पर एक पहला कृषि का। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये तो लगभग हर पेपर में पूछा गया है। जब भी पूछा जाता है इधर से तो इसी को पूछा जाता है कि पहला कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला है। देखिए ये इंडिया में नहीं है, ये बाहर है। तो पूछेगा कि पहला कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो मेहरगढ़ में। कब का है, तो 7,000 वर्ष एगो का है। यहाँ पे देखिए घर जो मिले हैं ये आयताकार रूप में मिले हैं। जो आयताकार रूप में यहाँ पे घर मिले हैं, यहाँ पे कृषि जो किया गया है, तो कृषि में 3 जगह गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। 3 जगह गेहूं बोया गया है, 2 जगह जौ बोया गया है और 1 जगह कपास के, यानी कि कृषि के साक्ष्य यहाँ 3 जगह गेहूं के, 2 जगह जौ के और 1 जगह कपास के मिले हैं। और साथ ही साथ में भैंस पालन का भी साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलता है। तो मेहरगढ़ से 7,000 वर्ष पहले यहाँ पे घर जो मिले हैं ये आयताकार रूप में मिले हैं। जो कृषि हुई है, कृषि में गेहूँ 3 जगह से मिला है, 2 जगह से आपका जौ मिला है, 1 जगह से कपास मिला है और साथ ही में भैंस फ्री में मिल गई है, ठीक है। भैंस का भी पालन
इसी बलूचिस्तान के क्षेत्र में मिलता है। ये वाला देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी लगभग बहुत पेपर में पूछा गया है, बुर्जहोम। यहाँ बुर्जहोम का मतलब क्या हुआ कि बुर्ज का मतलब है कि आपका पेड़ का जो छाल है उससे लिया गया है, और होम का मतलब कि जो घर है, मतलब गर्त के वास में जो घर नीचे हो, यानी कि गर्तवास हो। इसका मतलब क्या है कि बुर्ज होम मतलब कि जो पेड़ है, पेड़ के नीचे, पेड़ के जो तल आएगा, तल के नीचे गर्त में घर मिले हैं, यानी कि गर्तवास के भी यहाँ साक्ष्य मिलते हैं। झीलों के जो किनारे हैं, डल झील है, ये सब झीलें हैं ना जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पे गर्तवास के साथ साक्ष्य मिले हैं। गर्तवास का मतलब ये है कि जो घर बनाते थे ना, तो वो लोग, जैसे कि हम लोग घर जनरली बनाते हैं तो ज़मीन की सतह के ऊपर बनाते हैं, लेकिन वो लोग घर ज़मीन के नीचे बनाते थे। नीचे इसलिए बनाते थे कि ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडी होती थी, जम्मू कश्मीर जानते हैं वो ठंडी होती है, तो वो लोग टेम्परेचर पृथ्वी का जो होता है तो वो ज़्यादा गर्म होता है, तो गर्म होने की वजह से वो लोग नीचे ही घर बनाना पसंद करते थे और रहना भी पसंद करते थे, क्योंकि नीचे गर्मी रहेगी तो बचे रहेंगे। तो ये गर्तवास का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ मिला है, तो बताएंगे कि बुर्जहोम में मिला है। और यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है, मानव और कुत्ते, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो बुर्जहोम से मिलते हैं। ठीक है, तो बुर्जहोम से क्या क्या मिला भाई, गर्तवास मिल गया और मानव और कुत्ते का दफनाने के साक्ष्य भी मिल गए। ठीक, वहीं जम्मू कश्मीर में ही आ जाइए, गुफ कराल। गुफ कराल का मतलब है कि कुम्हार की गुफा। गुफ कराल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कुम्हार की गुफा का जो साक्ष्य है वो वहाँ पे हड्डियों के उपकरण मिले हैं, हड्डियों के जो औजार बनाए गए थे। ये इस काल की विशेषताएं हैं कि हड्डियों का ही औजार बनाए जाएंगे, तो ये गुफ कराल में भी हड्डियों के औजार मिलते हैं। और ये गुफ कराल का जो अर्थ है, ये कुम्हार की गुफा, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मेहरगढ़ भी क्लियर हो गया, बुर्जहोम हो गया, गुफ कराल क्लियर हो गया। अब आइए यूपी में। यूपी में क्या क्या विशेषताएं हैं, तो यूपी में आप लोग ये पॉइंट याद करते हो, कोल्डियावा। जब पूछा जाएगा कि भारत में कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो आप लोग बताएंगे कोल्डियावा। कोल्डियावा में क्या मिला है, धान के साक्ष्य, चावल धान के साक्ष्य मिले हैं, वो भी 6000 वर्ष पहले का। कोल्डियावा कहाँ है, तो भदोही में। कभी कभी इसको इलाहाबाद में भी लिख के आ जाता है, क्योंकि भदोही के नज़दीक है। तो ये कोल्डियावा के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो भदोही में मिले हैं। भदोही कहाँ है, यूपी में। यूपी के जो इलाहाबाद है उसके जस्ट समीप है, तो कभी कभी इलाहाबाद भी आ जाएगा। चौपानी मांडो आपको बताए थे, मध्य पाषाण काल में भी बताए थे आपको चौपानी मांडो कि यहाँ पे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का भी तीनों के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये चौपानी मांडो के आसपास, मतलब कि इलाहाबाद के क्षेत्र में, एमपी में भी और यूपी में भी मिलता है। तो कभी कभी ये आपको देखने को मिलेगा कि एमपी की तरफ बताया जाएगा, तो कभी यूपी में भी बताया जाएगा। चौपानी मांडो यूपी और एमपी दोनों में। ठीक है, फिर उसके बाद ये महगरा में क्या हुआ है कि महगरा में आपको वहाँ पे जो पशु है, पशु के नीचे का जो नाल होता है, मतलब कि जो पैर रखते हैं उसके खुर, उसको बोलते हैं खुर, जो खुर है ना उसकी साक्ष्य मिले हैं। तो और बहुत ज़्यादा संख्या में मिले हैं, तो बहुत ज़्यादा संख्या में मिलने से यही अनुमान लगाया गया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पशु रहे होंगे, पशु पालन किया जाता होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे गौशाला हुआ होगा। गौशाला का मतलब पशुशाला, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में गाय भैंस को पाला जाता है, उसको गौशाला बोलते हैं। तो यहाँ पे महगरा में ये बताया गया होगा कि यहाँ पे पशुशाला होगा। ठीक है, इतना भी समझ में आ गया। अब आ जाइए असम में। असम में दौजिल हांडी सुने होंगे।
दौजल हांडी में भी कृषि और पशुपालन के दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। ये नवपाषाण काल के इंडिकेट हैं कि कृषि और पशुपालन साथ ही मिलेगा। ठीक है, तो दौजल हांडी असम में है और यहाँ पे कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। आज यहाँ बिहार में पटना के चिरांद सारण में पड़ता है, जो 40 किलोमीटर दूर है पटना से। वहाँ में हिरण की हड्डी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिली है, लगभग 400 से बहुत अधिक मिली है। तो हिरण की जो हड्डियाँ मिली हैं नवपाषाण काल में, वो कहाँ मिली है? तो चिरांद में। चिरांद पटना से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। आज ये अब दक्षिण भारत में चलते हैं। दक्षिण भारत में जो पहली फसल था, यूपी में यदि उत्तर भारत में पूछेंगे पहली फसल कौन सा है तो बता देंगे कि चावल है। यदि दक्षिण भारत में पूछा जाएगा तो पहली फसल क्या है, तो वो क्या है? रागी। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल में दक्षिण भारत में पहली फसल क्या माना जाएगा, तो ऐसे भी दक्षिण भारत में पहली फसल की जो जानकारी मिलती है, किस फसल की जानकारी मिलती है, तो रागी की। चलिए अब आते हैं ये मास्की, कर्नाटक में, यहाँ भी साक्ष्य मिलते हैं। नवपाषाण काल के ब्रह्मगिरी में भी मिलते हैं, हुल्लूरू में मिलते हैं। कोडक्कल में जैसे कि राख के साक्ष्य बहुत ज़्यादा मिलते हैं। राख मतलब कि जो पशु थे, तो पशु के पालन में जो गोबर बचता है, तो गोबर को इकट्ठा करते करते और एक तरह जब सूख जाता था, तो सूखने के बाद ना जो इकट्ठा करते थे, गौरौल बोलते हैं, मतलब जो बड़ा उसको टीला बना देते हैं ना, तो जनरल भाषा में गौरौल बनते हैं। उसका डंक होता है, जो पशुओं का डंक रहता है, तो उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया तो ऊंचा सा बन गया, और सूखने के बाद उसमें आग लगा देते थे, तो उसकी बहुत ज़्यादा राख मिले हैं। तो यहाँ की कोडेक्कल हुआ, और उतनूर और कतनूर ये पड़ेगा आपका आंध्र प्रदेश में। यहाँ भी इसी तरह राख मिले हैं। उतनूर में भी आंध्र प्रदेश में इसी तरह राख मिले हैं। नागार्जुनकोंडा, ये सभी जितने भी साक्ष्य मिले हैं आपको नवपाषाण काल के, इसमें सबसे अच्छा विकास ये नागार्जुनकोंडा, ये भी आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। यहाँ बहुत अच्छा सा विकास हुआ है। किसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ था? तो नागार्जुनकोंडा। जैसे कि मध्यपाषाण काल में हमने बताया था कि बागोर में बहुत अच्छा सा साक्ष्य मिला है, बहुत विशाल है। उसी तरह यहाँ पे नवपाषाण काल में नागार्जुनकोंडा का बहुत अच्छा विकास हुआ था। पोचमपल्ली भी कहते हैं, या पल्लमपल्ली कहते हैं। यहाँ पे कपड़े बनाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। जब कपास मिला होगा तो कपड़े बनाने के भी साक्ष्य यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा जो ये पाषाण काल था, ये टॉपिक समाप्त हो गया। टॉपिक समाप्त हो गया का मतलब कि यहाँ पे जो आपका ये जो आपका था पूरा पाषाण काल में भी हम लोग तीन काल पढ़े थे। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, और हमने मध्य पाषाण काल भी देखा, नवपाषाण काल भी, यानी कि पाषाण काल अब समाप्त हो गया है। अब आगे हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे कि कैसे ताम्रलिपि का विकास हुआ, यानी कि तांबे का कैसे विकास हुआ। उसके बाद लोहे का फिर कैसे विकास हुआ। महापाषाण काल, एक और काल आएगा महापाषाण काल। उसमें वो जैसे हम लोग के सिंधु घाटी सभ्यता चलेगी, तो जहाँ यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का विकास होता है, तो नीचे ये दक्षिण भारत में महापाषाण काल का विकास होता है। इससे भी कुछ क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। महापाषाण काल जनरली कभी कभी सुनने में आ जाता है, तो ऐसा लगता है कि ये कहाँ से पूछ दिया है। तो समझ के तौर पे ताम्र पाषाण काल और महापाषाण काल हम लोग अगली वीडियो में देख लेंगे। धन्यवाद।